औरतें गायब हो गई थी। वे प्रेमियों के लिए, पति के लिए, अपने संतानों के लिए उपलब्ध नहीं थी, जिसकी ताकीद वहाँ के लोकगीतों में होती है। तो वो जो पंक्ति है, 4 पंक्ति है, उससे मैं जो है कि आपके सामने उनको रखना चाहूँगा। पंक्ति कुछ इस तरह से है। दरअसल दुख का दस्तावेज ही है एक तरह से। कहाँ गई हैं औरतें, कहाँ गई हैं औरतें, क्या बताऊं भाई, कहाँ गई हैं औरतें, क्या बताऊं भाई। वह भाप मशीन चलाकर कर रही हैं बुनाई, देखना हो उनको अगर तो अल सुबह उठना होगा, पाँव फटने के पहले फैक्ट्री तक पैदल चलना होगा। तो साथियों, जो स्त्री का जो प्रश्न है, महिलाओं का जो सवाल है, वो अखिल भारतीय नहीं है, वो एक वैश्विक सवाल है। और उससे कोई, चाहे पूंजीवादी देश हो या फिर तीसरी दुनिया का देश हो, वह छूता नहीं है। चूंकि यह सत्र कथेतर लेखन में स्त्री विषय पर आधारित है, इसलिए कुछ उम्मीद जो है बन जाती है अतिरिक्त इस सत्र से, कि शायद इस सत्र में कथेतर जो है कि साहित्य के माध्यम से, लोक के माध्यम से उत्पादन के साधनों के साथ जो स्त्री के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का जो रिश्ता बनता है, शायद उसको किसी तरह से उजागर होने का मौका मिलेगा। दोस्तों, एक बात और, जिसे बंगाली मथाई कहती है, अनसंग वॉयस जिसे कहती है, जिसको बंगाली मथाई ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड माइनॉरिटी कहा है। मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल जो अपने जवाब की तलाश कर रहे हैं, शायद यहाँ पर वो हमारे सामने आएंगे। अब मैं जो है कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने अतिथियों का, जो आज के वक्ता हैं, उनका स्वागत करना चाहूँगा। तो मैं कुमार सर से अनुरोध करूँगा कि वो आएँ और अवधेश सर का जो है कि पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। धन्यवाद सर। हमारे बीच प्रोफेसर राजेश कुमार गर्ग सर हैं। मैं सर से निवेदन करता हूं को अमितेश जी का स्वागत करें पुष्पगुच्छ देकर के। स्वागत का ये जो कार्यक्रम है समाप्त होता है। दोस्तों, लोक नाटक में और लोक में स्त्रियों का जो बिखराव है, स्त्रियों की जो उपस्थिति है, वो सर्वाधिक है। और हमारे मित्र डॉक्टर अमितेश जी नाटक की दुनिया में दखल रखते हैं। लगातार ये तमाम पटलों पर, चाहे ऑनलाइन पटल हो या फिर प्रिंट का जो पटल है, वहाँ पर इनकी उपस्थिति देखी जाती है। तो मैं बिना किसी अतिरिक्त परिचय के मैं जो है कि अमितेश जी को आमंत्रित करता हूँ अपने वक्तव्य के लिए। ये टूट गया है क्या? टूटा है। बहुत शुक्रिया जनार्दन जी, और बहुत शुक्रिया हमारी अध्यक्ष लाल साहब मैम के लिए, जिनके संयोजन में ये सेमिनार हो रहा है और इस सेमिनार में बोलने का मौका देने के लिए। बोलने से पहले मैं अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दूं कि इस सभागार में सुधा मैम बैठी हुई है, जिन्होंने हमको पढ़ाया है। उनके सामने बोलना थोड़ा घबरा देने वाला तो अनुभव है, जो मैं अंदर से महसूस कर रहा हूँ। और चारू मैम को पता नहीं होगा कि जब वो मोतीलाल नेहरू इवनिंग में पढ़ा रही थी, उस समय हम लोग भी वहीं बीए कर रहे थे, तो उनकी क्लासेस के बगल से भी हम लोग का गुजरना रहा है। तो जो कुछ तो इन लोगों के सामने और सभा में उपस्थित सारे आदरणीय जो पहले के श्रोता हैं और अतिथिगण और विद्वान,
मंच पर बैठे अवधेश मिश्र जी, जनार्दन जी और मेरे प्यारे विद्यार्थी। रंगमंच में स्त्रियों पे बात करनी है मुझे, और उसमें कुछ सवाल मेरे सामने जो अलग अलग सवाल हैं। 4 तरह के मूल बिंदु हैं जो मैंने पॉइंट किए हैं, जो जिसमें मैं चर्चा करना चाहूँगा समय सीमा के भीतर। एक तो रंगमंच में स्त्री प्रश्नों की उपस्थिति क्या है, और जब मैं वो रंगमंच कह रहा हूँ तो वो रंगमंच और नाटक है, अलग अलग नहीं है। और दूसरा यह है कि इसमें भी मुख्यता उस बात की है कि नाटककारों ने अपने नाटकों में स्त्रियों का चरित्र चित्रण कैसे किया है, उनके प्रति उनकी दृष्टि क्या है और किस फ्रेमवर्क में उन्होंने बात कही है। और हम लोग कल से देखते आ रहे हैं ये सेमिनार, और सब लोग जान ही गए होंगे कि यह इकलौता ऐसा सत्र है जिसमें मंच पे 3 पुरुष बैठे हुए हैं। तो स्त्री लेखन की बजाय मैं नाटककारों ने जो स्त्रियों के बारे में लिखा है उसी के बारे में अपनी बात रखने की ज़्यादा कोशिश करूँगा। दूसरा जो दृष्टिकोण है वह है कि स्त्रियों की रंगमंच पर उपस्थिति कैसी है, नाटककार के रूप में, निर्देशक के रूप में, अभिनेत्री के रूप में या अन्य तरह से। इसमें मैं क्योंकि बहुत सारे स्त्री नाटककार हैं, हम लोग जानते हैं शुरुआत से ही, नाम ले तो शांति मेहरोत्रा, कुसुम कुमार, मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग, नादिरा जहीर बब्बर, लंबी लिस्ट है। लेकिन हम पाएंगे कि अगर आप दुकानों पर उनके नाटक खोजने चले तो आपको मिलेंगे नहीं। खरीदने में नादिरा जहीर बब्बर के अलावा किसी के नाटक को खोजने में आपको परेशानी होगी। बहुत दिनों तक मन्नू भंडारी का बिना दीवारों का घर सर्कुलेशन में नहीं था। कुसुम कुमार का सुनो शेफाली आप लाइब्रेरी में खोजेंगे तो बहुत मुश्किल से मिलेगी, जबकि अंग्रेजी की दुनिया में उस नाटक में बहुत शोध हुए। और रंगमंच पे स्त्रियों की एक लंबी परंपरा है शुरुआत से ही। नौटंकी में गुलाब बाई का हम उदाहरण जानते हैं, पारसी थिएटर में स्त्रियों का अभिनय में प्रवेश हो गया था, जो वहां से फिर सिनेमा में होके आया। और इप्टा के आने के बाद बड़े पैमाने पर स्त्रियों का एक साथ रंगमंच में प्रवेश हुआ। हम सब जानते हैं शांता गांधी, दीना गांधी, शीला भाटिया, जोहरा सहगल, तृप्ति मित्रा, साओली मित्रा, और बाद में उसी क्रम में जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आया और औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो बहुत सारे लोग, जिसमें अमाल अलाना, सुरेखा सीकरी, उत्तरा बावकर, एक लंबी लिस्ट है। लेकिन इसमें तीसरा दृष्टिकोण यह है कि स्त्रियों की उपस्थिति से स्त्रीवाद रंगमंच में नहीं आता। बेसिकली रंगमंच में स्त्रीवाद आता है जब 90 के दशक के बाद, मतलब 1990 के बाद अस्मितावादी विमर्शों के पे ज्यादा चर्चा शुरू होती है, तो स्त्रीवादी रंगमंच सामने आता है और वह रंगमंच की भाषा को और रंगमंच की आख्यान परंपरा को बदलने की कोशिश करता है। तो तीसरा दृष्टिकोण यह होगा। और चौथे में कुछ सवाल है कि स्त्री विमर्श का क्या केवल स्त्री के बारे में बात करना है, या स्त्रीवादी नजरिए से स्त्री को अधीनस्थ लिंग यानी जेंडर ना मानते हुए उसे ठीक प्रस्तुत करना है, और यह काम किसी भी जेंडर का व्यक्ति कर सकता है। या और स्त्रीवादी विमर्श का उद्देश्य क्या स्त्रियों को पुरुष के बरक्स खड़ा करना है, या स्त्री नजरिए से असमानता, सत्ता, और जैसा कि जनार्दन ने कहा कि पूंजीवाद के उभार के बाद जो उत्पादन के संबंधों ने पूरी संरचना बदली है हमारे पारिवारिक जीवन की, उसके संदर्भ में सोचने का एक वैकल्पिक पक्ष खड़ा करना है। और क्या हम स्त्री विमर्श से प्रेरणा लेते हुए एक ऐसे भाषा में सोच सकते हैं जहां प्रेम की भाषा हो, मनुष्यता की भाषा हो, और शक्ति संबंध जो भाषा का एक खेल होता है उससे परे हम कोई एक वैकल्पिक विमर्श खड़ा कर सकते हैं। क्या इस विमर्श के रास्ते बेहतर भविष्य का सपना देखा जा सकता है इतने। लेकिन वैसा मैंने कहा कि फिलहाल मैं स्त्री लेखन से अधिक स्त्री के बारे में लेखन पर अधिक बात करूंगा। तो नाटककारों के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो जब हम लोग सोचते हैं कि हिंदी में नाटकों में स्त्री किरदार, तो हम लोग को पुरुष नाटककार याद आते हैं, और उसके द्वारा रचे गए बहुत सारे स्त्री किरदार आते हैं। मैं एक फहरिस्त है उनकी जो भारतेंदु के समय से शुरू होती है, नील देवी से। जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामी एक स्त्री आधारित, स्त्री केंद्रित नाटक का जो हम लोग कैनन बनाते हैं उसके अंतर्गत नाटक लिखा। मोहन राकेश के तीनों नाटक में स्त्रियां केंद्र में है, सो कॉल्ड तौर पे केंद्र में है, तथाकथित तौर पे। मल्लिका, सुंदरी और सावित्री। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों में द्रौपदी नाटक में, शीलवती सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक में। हबीब तमीर के नाटकों में रानी का किरदार चंदाचूर में, बहादुर कलारी, और असगर वजाहत ने जिस लाहौर नहीं देखा में रतन की अम्मा का किरदार हमारे सामने खड़ा हुआ। अब ये सारे किरदार अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं, अलग अलग परिस्थितियों से संबंध रखते हैं, इनका टाइम लाइन अलग है। लेकिन इसमें जो एक केंद्रीय सिरा है, जो एक मुख्य लाइन खोल सकते हैं इसमें, वह है कि सब पितृसत्ता से जो सतत संघर्ष है स्त्रियों का, वह इन सबके भीतर है। और इन किरदारों में लेकिन हम लोग गहराई से झांकते जब हैं, इनके स्ट्रक्चर के, भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि पुरुष की मंशा भी स्पष्ट दिख जाती है, जिस मंशा से इन किरदारों को गढ़ा गया। और इनकी संभावित विकास रेखा भी नाटक के पढ़ने से अनुमान लग जाता है
कि ध्रुवस्वामिनी की मुश्किल क्या है कि उसको जबरन विवाह से बाहर निकलना है और जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई है अंततः उससे शादी करनी है। मल्लिका को कालिदास के लिए रास्ता बना देना है, वो उसकी प्रेरणा है कि कालिदास जाए और लौटे तो फिर चला जाए, रुके मत नहीं उसके लिए, और अपने हिस्से का इंतजार भोगना है उसको। और शीलवती सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक बहुत बोल्ड पात्र है। उसके जरिए वो दिखता है कि प्रेम के बाद जब उसको नियोग करने के लिए कहा जाता है तो वह घोषणा कर, नियोग इसलिए करना है उसको क्योंकि राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए और वो राजा नपुंसक है, वो उत्तराधिकारी दे नहीं सकता है, तो उसको नियोग करना है। तो नियोग में उसको पुरुष चुनना है, लेकिन नाटककार उसको इतनी स्वतंत्रता नहीं देता है कि वह ऐसा पुरुष चुने जिसको वह जानती न हो, तो वह अपने पूर्व प्रेमी को चुनती है। तो इन जो ऐसी रचनाएं जिनमें स्त्रियों के बारे में लिखा गया है, लेकिन हम अगर मनसा खोजेंगे तो पुरुषों की मनसा हमको दिखती है। फिर यहाँ के बाद हम एक बार फिर पीछे लौटें और वहां से शुरू करें जहां से हिंदी नाटक शुरू होता है। भारतेंदु सर, मुझे यह चेतना है कि इस हिंदी नाटक कह रहे हैं तो परंपराशील रंगमंच की पूरी परंपरा पे अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि भारतेंदु ने कहा कि वो सब भ्रष्ट हो चुका है। मैं भले नहीं मानता हूं कि भ्रष्ट है, लेकिन फिलहाल मैं आधुनिक हिंदी नाटकों पे और अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। भारतेंदु अपने निबंध जो उन्होंने लिखा है नाटक व दृश्य काव्य, उसमें वो नाटकों के 5 उद्देश्य बताते हैं नवीन भेद के अंतर्गत: श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार और देश वत्सलता। जिसमें श्रृंगार, हास्य, कौतुक के बारे में न लिखकर वो समाज संस्कार और देश वत्सलता को परिभाषित करते हैं विस्तार में, थोड़े विस्तार में। समाज संस्कार में वो कहते हैं कि नाटकों में देश की कुरीतियों को दिखलाना मुख्य कर्तव्य कर्म है, और यथा शिक्षा की उन्नति, विवाह संबंधी कुरीति निवारण अथवा धर्म संबंधी अन्य विषयों में संशोधन। और इसके उदाहरणों में जिन नाटकों की चर्चा करते हैं वो 2 नाटक हैं, सावित्री चरित्र और दुखिनी बाला। बाकी के 3 नाटक और विषयों से संबंधित हैं। फिर नील देवी की भूमिका में क्या कहते हैं, वो लंबा कोट है, मैं उसको छोटा करके वो कहता हूं कि अंग्रेज स्त्रियों को देखकर उनकी तुलना में वो कहते हैं कि अपनी जात की और बातों में जिस भांति अंग्रेज स्त्रियां सावधान होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, घर का कामकाज संभाल सकती हैं, अपने संतानगण को शिक्षा देती हैं, अपना स्वत्व पहचानती हैं, अपनी जाति और अपने देश की संपत्ति विपत्ति को समझती है, उसमें सहाय देती हैं और समुन्नत मनुष्य जीवन को व्यर्थ गृह दास और कलह में नहीं खोती, उसी भांति हमारी गृह देवता भी वर्तमान हीनावस्था को उल्लंघन करके कुछ उन्नति प्राप्त करे, यही लालसा है। और कितनी उन्नति, उसकी सीमा उन्होंने बताई है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है में कि जिसमें वो आगे के युवकों का संस्कार करे, उतना पढ़ लिख जाए जितना घर वो ठीक से चला सके, तो उसकी भी एक सीमा है। और इसके लिए वो नील देवी लिखते हैं जिसमें वो लोगों के सामने उदाहरण लिख सके कि नील देवी ने अपने पति की मुसलमान शासकों के द्वारा मारे जाने का बदला लिया और वह एक हिंदू स्त्री की तरह बदला लेती है, तो इसको धार्मिक विधान के भीतर भी लिखा गया। और ये इसलिए भी लिखा गया कि स्त्रियों को यह प्रेरणा प्राप्त करनी है नील देवी के जीवन से। उसके बाद जयशंकर प्रसाद, उनके नाटकों में हम देखेंगे कि उनके नाटकों के नायकों के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चाणक्य और चंद्रगुप्त के पास आर्याव्रत को एक करने की जिम्मेदारी है। स्कंदगुप्त को अपने आत्म से जूझते हुए भी राजधानी के संकट को दूर करना है, जबकि वो उससे दूर है। लेकिन उनकी जो मुख्य स्त्री किरदार है ध्रुवस्वामिनी, उसकी बड़ी समस्या विवाह की समस्या है, उससे उसको बाहर निकलना है। राष्ट्र की चिंता चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त का काम है, स्त्री की काम नहीं। तो और इसलिए यहाँ यह भी बात करना है कि जब हम किसी पाठ को स्त्रीवादी नजरिए से पढ़ते हैं तो यह देखने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब यह नहीं कि उस पाठ के महत्व को कम करने की कोशिश की जा रही है, हम उनको समस्याओं ग्रस्त कर रहे हैं ताकि उसमें जो कमियां हैं या उसके पाठ के जो अन्य नजरिए हो सकते हैं उनको पढ़ने की कोशिश किया जाए। जूडिथ बटलर भी कहती रही है और ये देखने की कोशिश कि कैसे एक स्त्री कंस्ट्रक्ट की जा रही है लिटरेचर के जरिए, साहित्य के जरिए, कि स्त्री कि अगर सिमोन की, मैं उनका एक लूजली ट्रांसलेशन कर रहा हूं, कि अगर सिमोन की बातों में कुछ सच्चाई है कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, तो इसका आशय है कि स्त्री होना एक प्रक्रिया में होना है और एक निर्मिति और वह विमर्शों के बीच में है और एक हस्तक्षेप करने के लिए और खारिज करने के लिए खुला है, क्योंकि जेंडर अपने को बहुत से सामाजिक माध्यमों के जरिए दृढ़ करता है। और जेंडर क्या है कि शरीर का बार बार दोहराया गया अंदाज है, शैलीकरण है, जो बेहद सख्त विनियामक सांचे यानी रेगुलेटरी फ्रेम के भीतर होता है और व्यवहारों का समुच्चय है जो हमारे अस्तित्व के सार को प्रकट करता है और इसी तरह से वह ठोस हो जाता है और ऐसा प्रतीत करा दिया जाता है कि वो बहुत प्राकृतिक है, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं है, वो निर्मित है, कंस्ट्रक्ट है, बनाया गया है। तो इस सब के आलोक में आप चंद्रगुप्त में देखेंगे ध्रुवस्वामिनी में, तो चंद्रगुप्त भी स्त्री की भूमिका धारण करता है, तब जाके वो शक राजकुमार का है।
और स्कंद गुप्त में तरह तरह की स्त्रियां हैं। मैं उनकी एक बता रहा हूँ, एक लंबा उदाहरण है मेरा ही, कि अनंत देवी एक ऐसी माता है जो साम्राज्य की गद्दी पर अपने पुत्र को देखना चाहती है और इसके लिए षड्यंत्र का प्रयोजन करती है, कुटिलता और छल की नीति से युक्त है। स्कंद गुप्त की माँ देवकी क्षमा भाव से, है ना। भटार की माँ कमला ऐसी माँ है जिसके लिए राष्ट्र पहले है और पुत्र बाद में। सर्वनाग की पत्नी रामा भी वह जानती है कि देवकी की हत्या के लिए उद्धत है, उसे अपशब्दों की झड़ी लगा देती हैं। ऐसी स्त्रियां हैं जिनके लिए संबंध का प्रश्न बाद में है और राष्ट्र का प्रश्न पहले है। इन्होंने अपनी चिंता को राष्ट्र की चिंता में भुला दिया है और यह वह भी दौर था, पार्थ चटर्जी लिखते हैं, जब स्त्रियों के प्रश्न को आंतरिक वृत्त का प्रश्न मान दिया गया था, इनर स्फीयर का, और जिसमें भारत को पश्चिम के विचारों से सीखने की कोई जरूरत नहीं थी। तो यहाँ नाटक में निजुता को दो स्त्रियां अहमियत देती हैं, अनंत देवी और विजया, और दोनों ही तयशुदे रास्ते से अलग रास्ते पर चलती है। इसमें देवसेना भी है जिसके लिए ऐश्वर्य और शक्ति हृदय के भावना से अधिक महत्व है। लेकिन विजया जब कहती है कि मुझे क्षुद्र पूर्वगुप्त से विलास जर्जर मन और यौवन में ही जीर्ण शरीर का अवलंब वांछनीय नहीं, तो इस पर गौर करना चाहिए कि एक सशक्त शरीर की कामना स्त्री की खुली मांग है जिसमें कोई अपराध बोध नहीं है, और पितृसत्ता इस कामना को अपराध बोध की तरह चित्रित करके और उसको कंट्रोल करना चाहती है। देवसेना बंधु वर्मा से कहती है कि यह बड़ा दिलचस्प है कि समाज ने पुरुषों के लिए जो लैंगिक प्रदर्शन तय किया है उसकी प्रवंचना की ओर इशारा करती हुई कि जी खोलकर कह देने में पुरुषों की मर्यादा घटती है। जब तक तुम्हारा हृदय भीतर से क्रंदन करता है तब तक तुम लोग एक मुस्कुराहट से टाल देते हो, यह बड़ी प्रवंचना है। वहीं जो जेंडर का परफॉर्मेंस है कि स्त्री है तो आपको ऐसे बनना है, पुरुष है तो आपको ऐसे परफॉर्म करना है, इसकी आर्ट हम वो पाते हैं कि वो जयशंकर प्रसाद क्या है, लेकिन इसकी एक सीमा। मालिनी का प्रसंग है जिसमें कालिदास उसको लांछित करता है और यह नहीं जानना चाहता कि मालिनी ने वह पेशा क्यों अपनाया, आखिर किस कारण तक वहां पहुंची। और तो स्कंदगुप्त में जयशंकर प्रसाद अलग अलग तरह के नाटक करते हैं, नाटकों स्त्रियों का किरदार खड़ा करते हैं। और हम सब जानते हैं ध्रुवस्वामी कह चुकी है कि वह राजनीति का हथियार बनने से इनकार करती है और कहती है कि मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूं। तो ऊपर ऊपर हमको यह दिखता है कि नीचे लेकिन जो एक पुरुषवादी मानसिकता होती है तल में वह भी चलता रहे। इस ध्रुवस्वामी में को मैं भी छोड़ रहा हूं जिसमें कोमा है, ध्रुवस्वामी है और 3 स्त्रियां मंदाकिनी है, और तीनों के अलग अलग वो है। कोमा सवाल करती है कि क्या राजनीति का कोई भी प्रतिशोध बिना स्त्रियों के पूरा नहीं हो सकता, कि वो इस पे जो स्त्रियों और स्त्रियों के बीच की एकता है कि वह शकराज से सवाल करती है कि क्यों आप ध्रुवस्वामी को बुला रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं, और शकराज उसको ठुकराता है। फिर इसी दौर में हम देखेंगे दूसरे नाटककार जिसकी बाद में बहुत कम चर्चा हुई और बाद में लोगों का ध्यान गया भुवनेश्वर के नाटक में। उनकी स्त्रियां कभी अधिक मुखर हैं और वहां जो पितृसत्ता दृष्टिकोण से जो लेखक लिखता है उसका दबाव भी बहुत कम है। श्यामा एक वैवाहिक विडंबना का मैं उदाहरण देता हूं जो अपने पति से कहती है, मिस्टर पुरी से, कि समाज के सम्मुख मैं तुम्हें प्यार करने के लिए उत्तरदायिनी हूं और विवाह करके यदि मैंने जीविका के लिए अपने आप को नहीं बेचा है, यदि इस कठिन सत्य का सामना तुम नहीं करना चाहते तो मुझे तो प्रेम चाहिए। और हम सब जानते हैं कि वो अपने यहाँ मनोज को लेकर आई है जो उसका प्रेमी। और इसके बाद आजादी के बाद मोहन राकेश जो बड़े नाटककार हैं और उनके 3 नाटक, तीनों के केंद्र में स्त्रियां, लेकिन तीनों की शिकायतें हैं। सुंदरी की शिकायत है कि वह जब बाल कटा के आता है और फिर चला जाता है कि वो सामना नहीं करता नंद सुंदरी का, और सुंदरी वहां पे कहती है कि इतना ही समझ पाते हैं ये लोग, बस इतना ही तो इनकी समझ में आ पाता है। और हम आलोचना पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि लहरों के राजहंस की सुंदरी को कोई बहुत अच्छी किरदार के रूप में आलोचकों ने नहीं देखा है। लेकिन इसमें जो माइलस्टोन नाटक है, आषाढ़ का एक दिन पे बहुत बात होती रहती है, लेकिन माइलस्टोन नाटक है जो आधे अधूरे है, जो स्त्री दृष्टिकोण से लिखा गया है। और वहां आखिर में जब जो पुरुष 4 है और जो सावित्री है, यानी जुनेजा और सावित्री के बीच में जो संवाद होता है, वो उस संवाद से ऐसा लगता है कि नाटककार स्त्री को संदेश देना चाह रहा है कि हर बार नए पुरुष की तलाश में वही पुरुष मिलता है जिसे वह छोड़ना चाहती है। वह सारा दोष सावित्री के माथे रखना चाहता है। सावित्री महेंद्रनाथ की दशा के लिए उसके दोस्तों को जिम्मेदार ठहराती है। तो ऐसा लगता है कि राकेश ने जुनेजा के बहाने यह मौका तलाशा है कि परिवार के बिखरने की सारी जिम्मेदारी सावित्री पर थोपकर महेंद्रनाथ को बरी कर दिया जाए और उसकी दयनीयता को उभार कर महेंद्रनाथ के प्रति सहानुभूति पैदा की जाए। तो
जब इस नाटक को त्रिपुरारी शर्मा ने डायरेक्ट किया, जो खुद स्त्री थी, तो अब तक यह नाटक जो तथाकथित तौर पर स्त्री के पक्ष में था, लेकिन मंच पर हमेशा पुरुष के पक्ष में जाता रहा। जब त्रिपुरारी शर्मा, जिसका अभी दोबारा से मंचन हुआ है, जब इन्होंने किया तो उन्होंने पहचाना और उन्होंने कहा भी कि जुनेजा के शब्दों में स्वीकृत नैतिकता जो सामाजिक रस्म रिवाज से पैदा हुई है, गूंजती है, उसमें दोहरापन है। फिर भी उसका कहना है कि अलग अलग मुखों के नीचे चेहरा एक ही है, इसलिए सावित्री की तलाश बेईमानी है। सावित्री नहीं मानती, वह केवल भूमिकाओं में बधी औरत नहीं बल्कि मानवीय आत्मा है जो अपने सुख की खोज, शांति और सुंदरता और मंजिल में संतुलन की खोज स्वयं करती है। नाटक में पुरुष घर बैठा है, स्त्री बाहर जा रही है, पुरुष इस यथार्थ का सामना नहीं कर पा रहा है। तो नाटक में जो परिवार की अवधारणा है, राकेश ने उसको समस्याग्रस्त कर दिया है और इस नाटक के साथ और जिम्मेदारी स्त्री पर लाद दी है कि परिवार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी स्त्री की है। अब यहाँ मैं एक स्त्री नाटककार के नाटक का जिक्र करूंगा जो मन्नू भंडारी का नाटक है बिना दीवारों को घर, जो आधे अधूरे से पहले लिखा गया है, 1966 में लिखा गया था। समीक्षकों ने इस नाटक में संश्लिष्टता का अभाव देखा है जबकि इसका मंचन हुआ है, और ये बताया है कि दृश्यात्मकता का निर्वाह कम है और संवादों की अधिक, यानी जो नाटक के लिए स्ट्रक्चर चाहिए वह इस नाटक में नहीं है। वहाँ शोभा, जयंत, अजीत और मीना उसके पात्र हैं, लेकिन और वहाँ भी आधे अधूरे में महेंद्रनाथ घर से बाहर जाता है और आखिर में लौट आता है। यहाँ शोभा बाहर जाती है लेकिन एक जीजी है उनके फोन करने के बाद, और जयंत के समझाने के बाद वो अपने बच्चे की बीमारी के कारण वापस घर में लौट आती है। अब और समस्या वहाँ क्या है कि महत्वाकांक्षी स्त्री काम करे या नहीं करे, पद चुने या नहीं चुने, अपने शौक को जारी रखे या नहीं रखे, और अजीत अपनी कुंठा को पहचानने के बजाय किसी तरह से उसको निकालने का केंद्र शोभा को बनाते रहता है, जिसमें जयंत को भी वो बीच में लाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों नाटक में देखिए एक समानता भी है कि वहाँ भी सावित्री को समझाने के लिए जुनेजा आती, और यहाँ भी यहाँ भी जो शोभा है वो जयंत के समझाने से घर लौटती है। लेकिन मोहन राकेश महेंद्रनाथ की बेचारगी स्थापित करवाते हैं और सावित्री से कहलवाते हैं कि मुझे भी अपने पास उस मोहरे की बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं है जो न खुद चलता है न किसी और को चलने देता है। और इसमें हम यह भी देखिए कि स्ट्रक्चर के हिसाब से आखिरी संवाद जुनेजा का क्यों है, जुनेजा के संवाद के बाद सावित्री की प्रतिक्रिया क्यों नहीं है, और सावित्री जुनेजा के अनुसार घर से छुटकारा पाने के लिए पुरुष के भरोसे क्यों है, क्योंकि जुनेजा कहते हैं कि तुम हर बार किसी को तलाशती हो लेकिन उसका भरोसा नहीं मिलता, इसलिए तुम घर से नहीं जा पा रहे। और मन्नू भंडारी तो और वहां पे क्या है कि उसकी इच्छा क्या है, ये सर वो किताब दे देंगे क्या मुझे, एक ऊपर वाला शुक्रिया। अब दोनों जगह सवालों के दायरे में स्त्री की महत्वाकांक्षा है, लेकिन बुनियादी अंतर यही है कि मन्नू भंडारी स्त्री के होने के नाते कहा जा सकता है उस तरह से नहीं देखती जहां जैसे मोहन राकेश देखती है। यह भी कहा जा सकता है कि मोहन राकेश कम संवेदनशील है मन्नू भंडारी के मुकाबले, क्योंकि स्त्री को, आत्मा को जो छीन लेने वाले संवाद हैं वो सब जुनेजा के हिस्से में हैं, और मोहन राकेश एक स्वत्ववादी स्त्री, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कि जिसके पास एजेंसी है, और उसको नकारात्मक तरीके से दिखाते हैं, जबकि मन्नू भंडारी उस एजेंसी को जायज मानती है। ये फर्क है जब एक स्त्री लिखती है और एक पुरुष लिखता है कि अगर कोई महत्वाकांक्षी है तो अब मैं एक तथाकथित तौर पर एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उसे उल्टा की तरह या घर तोड़ने वाली की तरह न चित्रित करके उसकी जेन्युइन दिखाना, यह संभव बहुत कम हो पाता है अगर पुरुष लिखता है तब। और वो कहती है, शोभा की जो मांग है वो क्या है, वो कहती है कि आपको घर का इतना ख्याल है, जीजी का ख्याल है, अपना और अप्पी का ख्याल है, पर कभी मेरा भी ख्याल किया है आपने? कभी मेरी भावनाओं को भी समझने की कोशिश की है? मेरी अपनी भी कुछ आकांक्षाएं हैं, अपने जीवन का कोई स्वप्न है, इस घर की चारदीवारी के परे भी मेरा अपना कोई अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, और मैं चाहती हूं कि यही अस्तित्व और व्यक्तित्व की तलाश मोहन राकेश के नाटकों में उस स्टैंड पॉइंट से गायब है जो मन्नू भंडारी के यहाँ मौजूद है। यहाँ मुझे हबीब तनवीर के प्रसिद्ध नाटक चरणदास शोर का ख्याल आता है कि उसमें रानी खलनायिका है, और रानी खलनायिका क्यों है? क्योंकि रानी के पास भी एजेंसी है, वो विक्टिम वुमेन नहीं है, वो अबला नहीं है, और उसकी चरणदास चोर से मांग ये बस इतनी है कि जब वो कहती है कि तुम मुझसे विवाह कर लो, तो वह चरणदास चोर ठुकरा देता है कि मैं विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रण किया है कि मैं रानी से विवाह नहीं करूंगा किसी। तो फिर उसे कहती है कि तुम कम से कम ये बात बाहर मत कहना, और उसका कारण क्या है कि बाहर मेरी बदनामी होगी।
तो यह पुरुष को ही यह चिंता होगी कि स्त्री क्या एक डिजायर के लिए, एक आकांक्षा व्यक्त करने के लिए बाहर के समाज में उसकी बदनामी क्यों होगी। और चरणदास चोर जाहिर इनकार कर देता है क्योंकि उसने झूठ ना बोलने का प्रण लिया हुआ है। तो इतनी सी बात पे गुस्सा होकर रानी उसको मारने का हुक्म दे देती है। तो यहीं वह हम लोग पुरुष दृष्टि देख पाते हैं कि जहां एक एजेंट, मतलब जिस नारी के पास अधिकार है, एजेंसी है, उसको खलनायिका की तरह चित्रित करने के लिए पुरुष नाटककार बाध्य होता है। वहां इसकी इस तरह से भी इस नाटक का पाठ किया जा सकता है। सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। मैंने जानबूझकर केवल मन्नू भंडारी का जिक्र किया क्योंकि स्त्री रंगमंच का विकास होता है 90 के बाद, और बहुत सारे नाटककार हैं जिसका हम लोग उल्लेख कर चुके हैं, उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जिसमें हम लोग कह चुके हैं कि बहुत सारे शास्त्र, शांति मल्होत्रा का नाटक मुझे तो खोजने से अभी नहीं मिला कि उसमें क्या है। सुनो शेफाली ही मुझे 2-3 दिन पहले मिला है और उसके लिए भी बहुत जतन करना पड़ा। 2-3-4 मतलब खोजते खोजते 1-1.5 साल की कोशिशों के बाद परसों जाके वो किताब किसी तरह से मिली है, क्योंकि सर्कुलेशन में नहीं। अब रंगमंच एक ऐसा कार्य व्यापार है जिसमें स्त्रियों का प्रवेश बाद में होता है, पुरुषों से पहले। आप भरत मुनि का नाट्य शास्त्र में पढ़ेंगे तो पहले नाटक में स्त्रियां नहीं थी। तो ब्रह्मा कहते हैं कि इसमें तो कैश की वृत्ति आई नहीं। तो कहते हैं कि कैश की वृत्ति आएगी कैसे, इसमें तो हमारे पास, हमारे आश्रम में तो औरतें ही नहीं है। तब अप्सरा बना के दी जाती है कि जाइए इनके साथ मंचन करिए। और इसी तरह आधुनिक नाटकों में भी बहुत सारी सामाजिक सीमाओं की वजह से आज भी हम देखेंगे कि निर्देशक के रूप में या संगठनकर्ता के रूप में बहुत कम स्त्रियां हैं जो नाटक करती हैं, जो संगठन चलाती हैं, मतलब अभिनय कर लेती हैं, लेकिन संगठन पर्दे के पीछे काम करने वाली जो मैनेजर की भूमिका होती है उसमें बहुत कम लोग होते हैं। अभी मैंने एक बरेली में फेस्टिवल में मैंने नाटक देखा तो लगभग 7 में से 6 नाटक स्त्रियों के बारे में थे, लेकिन उसमें एक ही की निर्देशक, 2 की निर्देशक स्त्रियां थी, बाकी के सब पे पुरुष थे। इसमें 2 लोगों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि जो पुरुषों की वजह से जिनका काम बहुत सामने नहीं आ पाया। एक का नाम है रोशन अलकाजी और दूसरे का नाम है मोनिका मिश्रा तनवीर। रोशन अलकाजी जो भारतीय रंगमंच और हिंदी रंगमंच को गढ़ने वाले इब्राहिम अलकाजी की पत्नी थी, जो जीवन भर उन्होंने इब्राहिम अलकाजी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया। भारत के कॉस्ट्यूम परंपरा पर उनकी अंग्रेजी में बड़ी बड़ी किताबें हैं, अच्छी किताबें, रिसर्च वाली किताबें। और दूसरा मोनिका मिश्रा तनवीर। भारत में जब यह चर्चा हो रही थी कि संस्कृत के रंगमंच को, और दोनों बाहर से पढ़ के आई थी, संस्कृत के रंगमंच को किस तरह से किया जाएगा, उस समय मोनिका मिश्र ने मुद्रा राक्षस नाटक किया था बेगम कुदसिया जैदी के लिए। और बेगम कुदसिया जैदी के यहाँ से मोनिका मिश्रा तनवीर को रिप्लेस करके हबीब तनवीर उनके रेपर्टरी के चीफ बने थे, जो बाद में दोनों का झगड़ा हुआ, फिर प्रेम हुआ, फिर शादी हुई। लेकिन उस शादी की वजह से मोनिका मिश्रा तनवीर ने पूरे जीवन फिर कोई नाटक डायरेक्ट नहीं किया, जबकि वो कर सकती थी। वो भी कॉस्ट्यूम करती रही, वो भी संगठन का काम संभालती रही पीछे। तो हबीब और अलकाजी के बारे में हमको लिटरेचर मिलता है, लेकिन रोशन अलकाजी और मोनिका मिश्रा तनवीर के बारे में हमको नहीं मिलता। और इसी तरह से हम देखेंगे कि आलोचकों में भी स्त्री आलोचना की लगभग अनुपस्थिति है। और एक बड़ी आलोचक, मैं उदाहरण के स्वरूप नाम ले रहा हूं, और भी लोग हैं, इंदुजा अवस्थी हैं, लेकिन गिरीश रस्तोगी का बड़ा काम है नाटक के ऊपर। नाटक करती भी है, नाटक लिखा भी है और आलोचना भी की है, लेकिन हम लोग स्त्रीवादी आलोचना के दायरे में नहीं रखते और किसी भी पुरुष आलोचक से कमतर उनका काम नहीं है। तो हमारे ध्यान में नहीं जाता कि गिरीश रस्तोगी भी स्त्री हैं और उनकी आलोचना में कुछ स्त्रीवादी पक्ष हो सकते हैं। बहरहाल समझ रहा हूं 90 के दशक के बाद के वर्षों में अस्मितावादी जब आंदोलनों का उभार होता है तो रंगमंच में उत्तर आधुनिक विमर्श के तहत रंग भाषा को विखंडित करने की कोशिशें शुरू होती हैं। और हर इसमें एक मंडली आ रही है। अनुराधा कपूर, उमराव जान, सुंदरी एंड एक्टर प्रिपेयर्स, अमाल अलाना, बेगम बरवे, हिम्मत माई, नटी विनोदनी, अनामिका हक सरुचक्का, कीर्ति जैन, और कितने टुकड़े, त्रिपुरारी शर्मा, अजीजुन, रूप अरूप, उषा गांगुली रुदाली, नादिरा जहीर बब्बस, सकूबाई। और इन लोगों ने क्या किया कि पूरा रंगमंच में जो प्रस्तुति की जाती थी उसको देखने के तरीके को बदलना चाहे कि अब रंगमंच में जब ऐसी प्रस्तुति संभव हुई कि जिसमें आख्यान की पूरी परंपरा बदल जाए और स्त्रीवादी नजरिया मंच पर है यह स्पष्टतः दर्शकों को दिख जाए। जैसे उर्वशी बुटालिया की किताब द अदर साइड ऑफ साइलेंस का जब कीर्ति जैन और कितने टुकड़े प्रस्तुत किया तो उन्होंने दिखाया कि विभाजन की जो प्रक्रिया थी उसमें स्त्री देह को कितनी यातना से गुजरनी पड़ी। और नाटक परफॉर्मेंस के दौरान ये बातें सामने आई। इसमें दिलचस्प एक वर्णन यह है, एक नाटक का जिक्र करके मैं अब समाप्त करूंगा, 2-3 मिनट और लूंगा, कि इस रूप अरूप एक नाटक है त्रिपुरारी शर्मा का। अब रूप अरूप में क्या होता है कि नौटंकी का मंच है और नौटंकी के मंच में पहले स्त्रियां काम नहीं करती थी। बेड़िन जाति के लोग जब आए तब नौटंकी में उन्होंने, जो गुलाबबाई बेड़िन जाति से थी। अब रूप अरूप में वो कल्पना करती हैं कि जो पुरुष स्त्री की भूमिका निभा रहा था
वह क्या करता है कि उसको जिम्मेदारी देते हैं नौटंकी के मालिक कि तुम अब स्त्री को सिखाओ कि इसको मंच पे कैसे स्त्री बनना है। तो वह अपनी देह में जो स्त्री धारण करता है उस स्त्री को सिखाता है, यानी एक पुरुष सिखाएगा स्त्री को कि तुमको मंच पर स्त्री की भूमिका कैसे करनी है। वो नजाकत, नफासत, बोलना, यानी स्त्री होना कुछ और ही बात है जिसको सीखने की जरूरत है और जो समाज में चलता रहता है। तो स्त्रीवादी रंगमंच जो आता है वह दर्शकों के देखने के तरीकों पर भी चोट करता है और एक प्रतिरोधी दर्शकात्मकता पैदा करता है, जिसमें अब आप स्त्री शरीर को उस तरह कंज्यूम नहीं कर सकते जैसे आप करते आए थे। अभी हाल ही में मैंने नाटक देखा उर्मिला, जिसमें उर्मिला प्रतिरोध लेती है लक्ष्मण से। लक्ष्मण उनको कहते हैं कि तुम मेरी नींद तुम ही सोचो, और उर्मिला उस प्रतिरोध में नहीं सोती और उस नहीं सोने के भाव को जो अपने देह पर गुजारती है कि नींद से उसकी पूरी बॉडी को क्या हो रहा है। और उस अब जब आप नाटक देखेंगे ये, तो नाटक के बारे में है कि साधारणीकरण या तादाद भी होना चाहिए, लेकिन अब आप इस परफॉर्मेंस से तादाद नहीं होगा आपका, तो एक रप्चर पैदा होगा कि अब आपको देखने की निगाह को भी आलोचनात्मक दायरे में ले जाएगा कि अब आप कैसे देखते रहते हैं। तो बेल हुक्स कहती है कि सत्ता के संबंधों में अधीनस्थ अनुभव से सीखते हैं कि एक आलोचनात्मक निगाह होती है जो दस्तावेज बनाने के लिए देखती है, जो विरोधात्मक होती है। प्रतिरोधी संघर्ष में जागरूकता का दावा करके और उसे विकसित करके एजेंसी का दावा करने की शक्ति देखने के संबंधों को राजनीतिक बनाती है। व्यक्ति प्रतिरोध करने के एक निश्चित तरीके से देखता है। तो प्रतिरोध मतलब अब आप उस तरह से नहीं देख रहे हैं। तो ज्योति डोगरा एक प्रस्तुति करती है मांस की, उसमें वो दिखाती है कि कंज्यूमरिज्म में पूंजीवाद के कारण स्त्री को अपनी देह को तरह तरह से मेंटेन रखने की कोशिश होती है और वह इस तरह की स्त्री बॉडी शेमिंग होता है जो समाज में दुबले होने के लिए, पतले होने के लिए। अब दर्शक जो वहां नाटक देख रहा है तो नाटक देखने के लिए हास्य के क्षणों में भी आनंद लेने की बजाय अपने मानसिकता को चैलेंज कर रहा है कि वो क्या करता आया है, उसने क्या किया। तो देखने की जो पूरी रणनीति है वह स्त्रीवादी इस आंदोलन में बदल गई। और ज्योति कहती भी है कि वो इस बात से थक गई थी कि अपने शरीर को कैसे, लोग कहते हैं योग करो, ये करो, जिम जाओ, तो कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता कि जो जैसा है वैसा ही रहे। तो मेरे ख्याल से स्त्री विमर्श, आखिरी बात पे मैं आ रहा हूं कि स्त्री विमर्श केवल स्त्री के बारे में बात नहीं करना है। जो खांचा बना हुआ है अगर हम उसके अंदर रहेंगे तो स्त्री और पुरुष की श्रेणी फिक्स हो जाएगी और शक्ति का विमर्श और मजबूत होगा और मुझे लगता है कि उसके लिए प्रतिक्रिया होगी। तो हम लोगों को कोई साझा स्थल भी चुनना चाहिए जिसमें व्यक्ति को अपनी लैंगिक और जातीय पहचान को पार करके स्त्री के सत्व तक पहुंचे, उसके नेचुरल बीइंग तक पहुंचे। मुझे लगता है ऐसी एक कोशिश रमेश बख्शी ने अपने नाटक देवयानी का कहना में की थी और वो नाटक बहुत खेला नहीं जा सका क्योंकि वह स्त्री पात्र जो है वह बहुत सारे लोगों को चैलेंज करने वाला है कि वो कैसे आप करेंगे। और ऐसी एक और कोशिश लोक साहित्य पर चर्चा करेंगे अवधेश सर, मैं उनका जिक्र करके ये भाषण समाप्त करता हूं कि ऐसी एक और कोशिश भिखारी ठाकुर ने की थी अपने नाटकों के जरिए, जो एक पूरा स्त्री मन की अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है और उसकी देह पे गुजरने वाली पीड़ा की अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है उसको अपने नाटकों में बताया, जबकि वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, उसके लिए उनको विमर्श में जाने की जरूरत नहीं थी। वैसे विमर्श जरूरी होता है अपने नोशंस को चैलेंज करने के लिए। गबर घिचोर नाटक का उदाहरण है कि गबर घिचोर में वो कहते हैं कि गबर घिचोर का मसला है कि एक पति है वो 12 वर्ष के बाद लौटा है और इसलिए लौटा है कि उसको पता चला है कि उसकी पत्नी को बच्चा है जो जाहिर है कि 12 वर्ष का नहीं है, 6-7 वर्ष का है और वो बच्चा वो एक पड़ोसी के साथ बने गए संबंध के कारण है। तो बच्चा को लेके जाना चाहता है कलकत्ता। अब वो झगड़ा है कि बच्चा किसका है, स्त्री का या वो दोनों पुरुष का। और उसमें कॉकेशियन चाक सर्किल में जो ब्रेक में लिखा था कि वो 3 टुकड़ों में काट देने की बात होती है, अंत में माँ कहती है कि मेरा हिस्सा आप छोड़ दीजिए, इन्हीं को किसी जिसको देना है उसको पूरा दे दीजिए। तो भिखारी ठाकुर अंत में कहते हैं कि यह बच्चा स्त्री का है क्योंकि, और वो जो स्त्री से गाने गवाते हैं, मैं एक लाइन जिक्र करूंगा कि वो कहते हैं मतलब अलग अलग पूर्वी में, चौपाई में और इसमें सब में बताते हैं कि कैसे उसने देह में 9 महीने धारण करने के बाद उसके शरीर पर क्या बीती, तब उसने जाके प्रसव पीड़ा में बच्चे को जन्म दिया। एक पंक्ति में उद्धृत कर रहा हूं कि पुत्र भइल जीभ स्वाद गईल सब, तनिको न खैली बेकार, ओदर से हुए बेटा हमार। तो बाद में जो ये विमर्श चला कि माई बॉडी इज माई राइट, तो ऐसा हम पुराने मतलब अगर आप संवेदना के उस धरातल पर पहुंचते हैं तो मनुष्य होने के नाते भी हम सब लोग एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अमितेश जी, बहुत बेहतरीन वक्तव्य था। मुझे लगता है कि जो पूरा लबो लुआब है
अगर हैबरवास का जो शब्द है पब्लिक स्फीयर, उसको थोड़ा सा बदलें तो सिस्टरहुड पब्लिक स्फीयर की एक जो है प्रस्तावना, एक संरचना जो है तैयार होती है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि स्त्री और पुरुष की संवेदना की बात होती है, उसके कंस्ट्रक्शन की बात होती है, लेकिन बायोकेमिकल लेवल पर देखा जाए, अंदर जो रसायन है पुरुष के अंदर और अंदर जो रसायन है स्त्री के अंदर, वो एक जैसा नहीं है। हार्मोन के लेवल पर देखा जाए तो बहुत बदलाव है। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा आइडेंटिकल तरीके से विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल पुरुष है तो उसके पीछे की एक केमिस्ट्री है, और आज का जो फेमिनिज्म है वह बायोलॉजिकल लेवल पर भी काम कर रहा है कि एक टर्म मैं कहना चाहूँगा, एक टर्म आता है जीनोलॉजी और फिनोलॉजी। तो जो फिनोलॉजी यानी जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो हमारे व्यवहार में दिखाई देता है, उसका आधार जीन होता है और वो भी परिवर्तित होता रहता है। तो अब जो फेमिनिस्ट हैं बायोलॉजी के साथ जुड़ करके इस तरह का काम कर रही हैं। जब अमितेश जी सारी बातें कह रहे थे तो मुझे जो है कि विजय तेंदुलकर का नाटक याद आ रहा था। कुसुमाग्रज का एक नाटक है, मराठी राइटर हैं ययाति और देवयानी। तो ये पूरा एक तरह से केवल उत्तर भारत का नहीं था, एक तरह से अखिल भारतीय भगनिवाद जो है इनके व्याख्यान से उभरता है। अब मैं जो है कि आज हमारे जो दूसरे वक्ता हैं अवधेश कुमार मिश्र जी, उनको आमंत्रित करता हूं, लेकिन उनका थोड़ा सा परिचय आपके सामने रखना चाहता हूं। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण वक्ता हैं। सर की रचनाएं तद्भव में, ज्ञानोदय में, वसुधा में और तमाम पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। सर के बहुत सारे लेख उपलब्ध हैं, ये जो है कि ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही अकीदत के साथ सर को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें। मित्रों, एक बात के लिए सूर्यनारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि भवभूति को तो निरवधि काल और विपुल पृथ्वी पे अपने समान धर्मा की तलाश करनी थी। इन्होंने मंच से घोषणा की कि वो मेरे समान धर्मा है, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। मुझे मिल गया समान धर्मा अपना। बात करनी है लोक साहित्य में स्त्री। शुरुआत एक लोक कथा से करते हैं। कथा कुछ इस तरह है कि एक बुढ़िया अपने घर के सामने जो रोशनी है, लैंप पोस्ट आप कह लीजिए, या उस समय जो भी चिराग वगैरह जलाए जा रहे हों सार्वजनिक जगहों पर लैंप जिस तरह के, उसकी रोशनी में कुछ तलाश कर रही है। बगल से एक राहगीर गुजरता है, पूछता, माई तुम्हारा कुछ खो गया है? कहती, हाँ मेरी सुई खो गई है, या कहीं कहीं मिलता मेरी चाबी खो गई है और मैं यहाँ तलाश नहीं हूँ। राहगीर प्रश्न करता है कि तुम्हारी चाबी कहाँ खोई थी? उसने कहा, घर के भीतर। तो तुम यहाँ क्यों तलाश रही हो? कि घर के भीतर अंधेरा है और रोशनी यहाँ है, इसलिए हम यहाँ तलाश रहे हैं। तो लोक साहित्य के साथ कमोबेश जब लोक साहित्य के अध्ययन यहाँ शुरू हुए, और निश्चित रूप से व्यवस्थित अध्ययन जिसे जो हमें प्राप्त होते हैं वो औपनिवेशिक समय में शुरू हुए, तो कुछ इसी तरह का वाकया हुआ कि चाबी जहां थी वहां नहीं तलाशी गई, रोशनी जहां थी वहां तलाशी गई। तो चाबी तो नहीं मिली और दृष्टि ऐसी मिली जिसमें हमने जिस तरह भारतीय समाज को देखा उन लोगों ने और कहा ये तो बहुत जड़, इसमें कोई गति है ही नहीं, इस तरह का समाज है। तो उसी तरह लोक साहित्य के बारे में अवधारणा बनाई गई और उसी समय तमाम सर्वेक्षण जो हो रहे थे, सर्वे, ये सर्वे ऑफ इंडिया, वो सर्वे ऑफ इंडिया, फोकलोर सोसाइटी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इन सब का जो एक उद्देश्य था कि साम्राज्य के हित में काम करना और उनका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ सुविधाएं, कुछ सूचनाएं उपलब्ध कराना, तो वैसे ही लोक साहित्य के लिए भी हुआ और इसे भी एक सूचना की तरह देखा गया जो साम्राज्य के हित में काम करती है। तब से गंगा में बहुत पानी बह गया है और हमारे जो नए अध्येता इस समय लोक साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन लोगों ने का जो प्रयास किया है, उसी के साथ साथ मेरा भी थोड़ा बहुत प्रयास है उसमें बात करना।
चाहता हूं। जड़ जो कहा गया भारतीय समाज को, लोक साहित्य को भी एकदम परिवर्तनहीन कोई चीज मान लिया गया, तो उसके लिए भी एक छोटी सी कहानी, क्योंकि कहानियों के माध्यम से बात करने की परंपरा भारतीय है। वो भी यूं है कि एक बढ़ई से पूछा किसी ने कि ये बसुला तुम्हारे पास कब से है? उसने कहा हजारों साल से। पूछने वाला चकित हो गया, हुआ क्यों ऐसा? उसने कहा कभी कभी कैसे है? तो उन्होंने कहा कभी कभी इसका लोहा बदल जाता है और कभी कभी इसका बेंट बदल जाता है जो मांस लगा है पीछे, लेकिन है हजारों साल से। यानी परिवर्तन हो रहे थे, वो देख नहीं पा रहे थे। और जब लोहा बदलता होगा तो निश्चित रूप से उसमें कुछ शार्पनेस, कुछ उसका आकार वगैरह सुविधा अनुसार बदल जाता रहा होगा, ग्रिप में भी कुछ बदलाव होता रहा होगा। तो बसुला उपनिवेशकों ने बसुला देखा, अब हमें देखना है कि ये परिवर्तन जो है हुए हैं, या लोक साहित्य ने अपने समय के साथ किस तरह से अंतरक्रिया की, इन सारी चीजों को देखना होगा हमें। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में अभी तक बदल नहीं पाई, उसके साथ भी लोक साहित्य किस तरीके से उसको अंकित कर रहा है, किस तरह बता रहा है हमको, ये भी देखना होगा। लोक साहित्य से मेरा अध्ययन जो शुरू हुआ और जो मोहब्बत मेरी शुरू हुई, उसमें हमारी नानियों का बड़ा योगदान है। एक तो मेरी अपनी नानी के साथ एक मेरा वो था, और एक मैं अपने बेटे की नानी यानी मेरी सास। हुआ यूं कि मैं पढ़ाना शुरू कर चुका था, नौकरी में आ गया था। बेटे के पास बेटा 3-4 साल का था और मेरी सास उसको कहानी सुना रही थी, और कहानी जो सुना मैंने तो कुछ लगा इसमें कुछ है। वो कहानी ये थी कि एक भाई अपनी बहन के सोने के बाल को देख के मुग्ध हो गया है और कहा कि मैं उसी से शादी करूंगा जिसके सोने के बाल हैं, जो उसकी सगी बहन है। उस समय वो ऐसा था कि मोबाइल वगैरह ऐसा रिकॉर्डिंग की सुविधा इस तरह नहीं थी। एक छोटा सा मोबाइल होता था, उसमें 3.5 मिनट की रिकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते थे, और वही ऑडियो। मैंने उसको रिकॉर्ड किया। लौट के जब मैं कॉलेज आया तो हमने अपने क्लास में ये कहानी सुनाई बच्चों को, और कहा कि छुट्टियों में जब घर जाओगे या अभी जाओगे, किसी की नानी है या किसी माँ ही इतना बोल सकती है, तो उनको कहानी सुनाओ और बताओ कि वहां भी कुछ कहानी ऐसी चल रही है कोई। तो बच्चों ने जो हमको वहां से लाके कहानियां दी तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। ये कहानी मालवा में चल रही थी, ये कहानी हमारा गोंडा में तो थी। अपनी पत्नी के गांव में जब हमने इसके बारे में बात की तो वहां एक ही गांव में 2-2 वेरिएंट चल रहे थे। और जब उसी समय मेरे पास एक रामानुजन का कलेक्टिव वर्क्स जो ऑक्सफोर्ड से छपा है वो मेरे पास आ गया। उसमें जब मैंने देखा तो ये कहानी दक्षिण भारत में भी है, और दक्षिण भारत में भी जिस तरह रायबरेली के गांव में इस कहानी के 2 वेरिएंट चल रहे थे, उसी तरीके से दक्षिण भारत में थे। वो समय ऐसा था, इंटरनेट भी बहुत सुलभ नहीं था, लेकिन किसी तरह मैंने इंटरनेट हासिल किया और जब इसके बारे में देखा तो यूरोप में प्रिंसेस डंकी स्किन के नाम से यही कहानी थी। बदला सिर्फ यह था, यहां भाई था वहां पिता था। यानी ये कहानी जो है कि भाई कह रहा है बहन से शादी करने, और बहन जाके बगल वाले पे जो जिस चंदन के पेड़ पर वो पानी डालती थी उसी पर चढ़ गई है। भाई के जिद के आगे परिवार ने मान लिया है कि शादी करा ही देना है। बहन शादी जिस दिन होनी है उस दिन वो जाके चढ़ गई है। माँ मनाने जाती है और कहती है कि अब उतरो तुम सोना बहनिया, तुम्हारा ब्याह है। वो वहां से कहती है कि जिसको मैंने माँ कहा उसको सास कैसे कहूंगी। ऐसे से सब संबंधी बनाते जाते हैं, पेड़ ऊपर चढ़ता जाता है और अंत में पेड़ आसमान तक पहुंच गया और वो विलीन हो गई। दूसरा वेरिएंट इसका यह है कि वो जब सब लोग चले आए तो उतरी, और अवध के वेरिएंट में है कि वो एक चमार के पास गई और उससे कहा, उसने उसको एक खाल का लबादा बना के दिया, और अब इसका नाम खल्लर हो गया। और उस लबादे में अपने आप को छुपा के अपना काम किसी घर में जाके नौकरी वोकरी कर रही है। कर्नाटक वाले वेरिएंट में एक कुम्हार है जिसने इसको मुखौटा बना के दिया है, जिससे उसने लगा लिया। हांची नाम से चलती है वहां कहानी। और ए.के. रामानुजन का लेख है हांची कन्नड़ सिंड्रेला।
तो वहां उसके बाद से ये संघर्ष करते हुए, जिस तरह हर लोक कथा में होता है, इसको मिल जाते हैं, मतलब अपना इच्छित पति मिलता है और भाई पागल होकर मर जाता है। ये इस कहानी को कहीं एक बहनें हैं, कहीं दो बहनें हैं, मतलब सोना और रूपा है, कहीं 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 सिर्फ सोना है, रूपा इसकी सहायक है इसको बचाने में, कहीं सोना और रूपा दोनों से मोहित है ये कि उसके एक के सोना जैसे बाल हैं, एक के चांदी जैसे बाल हैं। अब इस कहानी ये मैंने एक बड़ा लेख लिखा था, तो भोपाल की एक पत्रिका तथा में छपा था। इन दो महिलाओं का जिस तरह संघर्ष है और अपने इच्छित वर को अंततः प्राप्त कर लेती हैं, ये संघर्षशील महिलाएं किसी अपरिवर्तनशील समाज की प्रतिनिधि तो नहीं है। अब ये, लेकिन जिस खतरे से ये जूझ रही हैं, वो खतरा बाहर से देख के आपको लगे कि बहुत हमारा समाज बहुत ठीक ठाक चल रहा है, इसमें नहीं है, ऐसा भी तो नहीं। इन्होंने जिस बात की बात जो संघर्ष इसमें आया है, लोकगीतों के अपने अध्ययन के दौरान जब मैंने देखा कि बहुत से ऐसे गीत हैं जो स्त्रियां जांच चलाते समय, खेत में काम करते समय, निर्वाही करते समय, धान ओदते समय गाती हैं, उन सब में इसी तरह के खतरों की बात वो करती रहती है। एक गीत है जिसमें एक वसुमती नाम की एक लड़की है जो अपना सर धो रही है और उसको सर धोते हुए उसे पिता ने देख लिया है। अपने वो सारे बसुमती मुड़वा जो मीजे, अवध में मीजना कहते हैं, मूड मीजना, और बाबा के परी गए नजरिया। और उसके बाद वो कहता है कि तुम कौन हो, इतनी सुंदर हो, तुम कौन हो, तुम क्या किसी सांचे में ढाली गई हो, क्या तुमसे सुनार ने बनाया है? वो कहती है भाई पिताजी आप भूल कैसे कि मैं तो आपकी बेटी हूं। तो उस पूछता तुम्हें सूरत किसने दिया? तो सूरत ये सूरत दी है ईश्वर ने, और जन्म तो आपने दिया है। लेकिन पिता उसको पाने पे इतना कामुक हो चुका है कि वो अपने ननिहाल चली जाती है। ननिहाल जब चली जाती है तो वो लौट के आता है पिता और इसके पति को बुलाता है जिसका नाम ईंदल है, और उसको उसकी हत्या करके भुसौले में उसका सर छुपा देता है। ये अकेली ये इस तरीके से ये समझिए कि ये एक गीत ये है। यही नहीं, ऐसे गीत हैं कि एक बहू है जिसने अपने दरवाजे पर एक पुतली बनाई है, उसको देखकर उसका जेठ उससे चाहता है कि जो जौन से जरिया भैया का दो वही से मुझे दो। और ये जब उसको रजिस्ट करती है तो भाई को बड़ा भाई शिकार पर ले जाता है और उस पर उसकी हत्या कर देता है। तो ये जो उसके बाद ये आती है और किसी तरह से अपने पति का सर और मतलब शरीर प्राप्त करती है और सती हो जाती है। इन सब ये इस तरह की जो कहानियां हैं, ये जिन खतरों के इंटरेक्शन मतलब अंतरक्रिया करके सामने लाती हैं। ए.के. रामानुजन का इस पर कथन है और हम सब लोग जानते हैं, लेकिन ए.के. रामानुजन की ही बात हम लोग पढ़ देते हैं, मैं पढ़ देता हूं। वो कहते हैं कि इन कहानियों में माँ बाप की अपनी संतानों के प्रति या भाई बहन की एक दूसरे के प्रति कौटुंबिक व्यभिचार की वर्जित भावना का सामना किया जाता है और उसका अनावरण किया जाता है उनके तमाम निहितार्थों के साथ। ऐसी कहानियां बच्चों की मनोवैज्ञानिक शिक्षा का हिस्सा है ताकि वे वर्जित भावना का सामना कर सकें। साथ ही बातपोष और युवा श्रोताओं दोनों के लिए दृष्टांत प्रस्तुत करती है जो चाहे समाधान न पेश करें पर जो विषय पर खुलकर बात करती है और संयम रखने की सलाह देती है। अपने यहां कल से ही जायसी के मानसरोधक खंड की बात हो रही है। मानसरोधक खंड जो है जायसी का, उसको देखिए ध्यान से। वो एक फीमेल एक्सक्लूसिव स्फीयर है। वहां जो मानसरोवर के में जो गई हैं रानी पद्मिनी है, राजकुमारी पद्मिनी है और उसकी सखियां हैं। रानी पद्मिनी और उसकी सखियां जब हैं, कोई पुरुष उपस्थित नहीं है, तो उनके दुख जो साझा दुख है वो क्या है?
सास नरद बोलिन जो नहीं तारों सरसुर नरसरे दही, इन सब की बात कर इसकी बात तो खूब हो जाती। एक उसे बहुत फाइन सा छोटा सा संकेत है जिसको अब जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था मुझे एकदम से याद आया, मैं देखा तो जब वो कहते हैं पाए नील जानू सब बेली लागी करहीं काम कह के लिए। मैं नहीं मान सकता कि जायसी जैसा विद्वान जो सूफी सिलसिले में हकायके हिंद है, लोक का इतना ज्ञाता है, शास्त्र का इतना ज्ञाता है, उसे केली और काम केली में अंतर नहीं पता है। जब वो काम के लिए कह रहे हैं तो जो अभी पिछले सत्र में भी समलैंगिकता की बात हुई, एक रेजिस्टेंस की तरह, यहां जब वो काम के लिए कह रहे हैं और इसका डॉक्यूमेंट्री मतलब ये विजय दान देथा कि जो राजस्थानी लोग कहानियों के आधार पर अपनी रचनाएं करते हैं, उनकी कहानी है दोहरी जिंदगी, उसको ध्यान में रखिए। तो हमारी जिस लोकमानस को लोक को कहा जाता है कि ये जड़ है, वो उन समस्याओं पर उंगली रखते हुए उस पर विमर्श भी कर रहा है, वो सामने भी है। हम उसको देखने की दृष्टि हमारी अभी नहीं पैदा हो पाई, लेकिन जिनसे वो दुखी है उसके बारे में कह रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है तो भी, क्योंकि फैज का जो शेर है कि नहीं निगाह में मंजिल तो आरजू ही सही, तो आरजू वहां है। आरजू इस स्तर पर है कि जिस दाम्पत्य जीवन को हम प्रश्नांकित करने, डेमोक्रेटाइज करने की बात करते हैं, आप देखिए स्त्रियों की लोक कथाओं में और उनका विश फुलफिलमेंट कहां हो रहा है। चाहे जो पहली या दुविधा जिस पर फिल्म बनी है वो देख लीजिए, घोस्ट लवर, और उसी तरह तमाम सरपेंट लवर हैं, पूरे देश की लोक कथाओं में है। हाँ, सरपेंट लवर है, वो विश फुलफिल कर देगा। या जोगी के संग जाऊंगी, जोगी भी उस समाज की उन शोषक संरचनाओं का प्रतिनिधि नहीं है, वो उससे बाहर है, तो वहां भी विश फुलफिल। तो इस तरीके से दाम्पत्य जीवन को एक तरीके से प्रश्नांकित लोक साहित्य में भी करती रही हैं स्त्रियां। हमें आपको करना क्या है, उसको पहचानना है, और जब हम ये बात करें उनको प्रश्नांकित किया तो उस परंपरा को, और वो परंपरा हमें जहां तक साथ देती है, उस परंपरा का एक विकास के रूप में हम नए विमर्श को लाएं। और जब लोकतंत्र शब्द ईजाद नहीं हुआ था तब से उस पर प्रश्न कर रहे, लेकिन ईजाद नहीं हुआ था तो क्या लोकतांत्रिक इच्छाएं नहीं थी या नहीं होनी चाहिए थी? तो वो सरपेंट लवर, घोस्ट लवर या जोगी, इन सब की बातें करती हुई अपनी पीड़ा को दर्ज कर रही थी, उस दाम्पत्य की शोषक संरचनाओं को प्रश्नांकित कर रही थी। मित्रों, रामकथा से मेरा बहुत अफेयर चल रहा है, लगभग 10-15 साल हो गया, और वो भी मैं बताऊं कैसे हुआ शुरू। अब मेरी नानी आ गई। मेरी नानी एक गीत गाया करती थी और अचानक से मुझे याद आने लगा वो गीत कि जौन रवनवा तोरे बैरी होगा भौजी उरे है हो। अब मैं ढूंढने लगा इस गीत को, इस पर मैं नाटक भी लिख रहा हूँ, इन द सर्च ऑफ ए सॉन्ग। हो सकता है 2-3 महीने में वो आपको देखने को मिल जाए। अब वो गीत जब था तो मुझे जब याद आया तो मुझे अम्मा से हमने पूछा कि अम्मा ये गाना कौन सा, क्या था वो? तो गाना तो वो नहीं बता पाई, लेकिन कहा कि वो सीता के, राम की बहन ने सीता से कहा है कि अब चित्र बनाओ, और फिर जाके राम को बता दिया है। राम ने रावण का चित्र देख लिया है और रावण ने सीता को वनवास भेज दिया है। अब फिर ढूंढते रहे हम, और ये राम नरेश त्रिपाठी वाली जो पुस्तक है ये हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी से गायब है। तो सबसे बड़ा स्रोत तो वही होता है, वहां वो मिली नहीं हमें। अब मुझे मिल गई उषा प्रेमवदा। उषा प्रेमवदा का एक अंग्रेजी लेख है, उषा निल्सन नाम से लिखती है, ग्राइंड मिलेट बट सिंगिंग ऑफ सीता। इसमें इस गीत का इंग्लिश वर्जन हुआ था। उसको देखते हुए मतलब देखा हमने, और उस पर यह हुआ कि मूल ये है कि
सीता, राम की बहन सीता से कहती है कि भाभी इतने दिनों तक रहे आई हो वहां वनवास में, तो ये बताओ जरा कि रावण था कैसा। तो पहले तो ये कहती कि नहीं संकोच करती, फिर कहती अच्छा गोबर लाओ, गंगा जल लाओ, लीप के उसने वो चित्र बनाया है। कुछ वर्जन में यह है कि सीता ये कहती कि हमने तो ज्यादा देखा नहीं था, पैर देखा था तो वो पैर बना देती है। और वो उन वर्जन जो मतलब अखिल भारतीय, इस गीत की भी अखिल भारतीय उपस्थिति है, उन वर्जन में यह है कि चित्र बनाने के लिए सीता की बहन नहीं कहती है, शकुंतला विरूपित होने के बाद राम के प्रति प्रेम, ये तेलुगु वर्जन है, प्रेम उसका कम नहीं हुआ है, वो जोगिनी के वेश में अंतापुर में घुस आई है और वो कहती है बनाने को, ये बनाती है तो वो पूरा चित्र बना देती है शूर्पणखा जब बना देती है पूरा चित्र तो सीता उसको छुपाना चाहती है। अब उसके बाद उसमें जान भी आ जाती है और वो राम से लड़ना चाहते, युद्ध चाहते हैं। अब इस सब में होता क्या है, कुल मिला के किसी तरह उससे मुक्ति पाई जाती है और ये राम जो है, राम सीता का वनवास कहते हैं कि रावण के, अब ये अगर चित्र देखकर करते हैं तो ये जो स्त्रियों लोकगीतों में राम है, ये अब इसको आप जो बड़े आख्यानों में है कि रजक ने कहा था, लोकापवाद का भय था, या तारा का शाप था, या कुछ भी था, कई सीता मतलब भक्ति रामायणों में सीता के वनवास के, दूसरा जो वनवास है उसके कई कारण बताए गए हैं। लेकिन यहां आप देखें कि चित्र देखकर राम ईर्ष्यालु हुए हैं तो सिर्फ एक कारण है, उनके मन में यह है कि सीता के प्रति जो है, सीता में रावण के प्रति कोई भावना है। और इस बात को बंगाल की, सुधा जी, बंगाल की एक लेखिका चंद्रावती ने, जिस पर नवनीता देवसेन का है, चंद्रावती रामायण में भी ये चित्र प्रसंग है। अब ये देखिए कि उसके बाद जब सीता चली जाती है वो, अब हम जो जानते हैं कि यहाँ सीता गई, वो वाल्मीकि आश्रम में रह गई। स्त्रियों के लोकगीतों में वो वाल्मीकि आश्रम में नहीं जाती है, वो है अकेली। उसकी चिंता है कि जब मेरे पुत्र पैदा होंगे, गर्भवती है, तो कौन कंडा सुलगाएगा, कौन आग जलाएगा, कौन। तो वहां नानी मेरी गाती थी, वहां से निकसी बन तपसी दई, वन की तपस्विनियां साथ में हैं उसके, और वन की तपस्विनियां जब वहां साथ में हैं, मतलब वो कोई पुरुष साथ नहीं दे रहा है, वन की तपस्विनियां वो कह रही है कि हम आपका साथ देंगे गर्भ के समय, और सीता के 2 पुत्र पैदा होते हैं। अब जो प्रसंग आता है कि सीता के पुत्र पैदा हो गए हैं, अयोध्या में इसे खबर पहुंचाई जाए, नाव भेजा जाएगा, तो नाव जाएगा पहले राजा दशरथ को देना, फिर लक्ष्मण को देना। घड़ी देख रहे हो ना? अच्छा ठीक, समाप्त कर देंगे अभी, बस इसी प्रसंग के बाद। तो पहला रोचन राजा दशरथ को, दूसरा लक्ष्मण देवर को, और फिर राम के लिए शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, राम पपीवा ना जाने, राम पापी हैं। वो स्त्री कह रही राम पपीवा ना जाने। अब ये जब छपता है, छपे वर्जन में गीत आता है, तो कहीं पियवा लिख दिया जाता है, कहीं रमैया लिख दिया जाता है, लेकिन मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि मेरी नानी और अम्मा दोनों पपीवा कहती थी। अब प्रिंट का यहां खेल हो गया, पपीवा जो है पेवा हो गया। अब एक तो रोष यहां, अब दूसरा देखिए कि अश्वमेध यज्ञ के लिए सीता को बुलाया जा रहा है। भक्त रामायणकार सोने की सीता बना के यज्ञ करा दे रहे हैं, लेकिन यहां स्त्रियों ने जो आपस में रचना की है, राम आ रहे हैं, कह रहे हैं सीता चलो, वशिष्ठ आ रहे हैं, कह रहे हैं सीता चलो, यज्ञ है, तुम बहुत सतवंती हो, तुम बहुत अच्छी हो। बस 2 मिनट इसको ना देते तो बस राम के साथ खत्म सब कुछ। राम से शुरू, राम में खत्म। आजकल राम का जमाना है ना। तो वो हुआ, जब आती है तो सीता वहां क्या कहती है? सीता कहती है कि राम वो दिन याद करो
कि जो जब तुमने मेरा अंगूठा छुआ था, यानी विवाह की एक रस्म है जब अंगूठा पकड़ के लोढ़े में किसी में थोड़ा लगाया जाता है, वो दिन याद करो जब तुमने मुझे सिंदूर लगाया था, वो दिन याद करो जब तुम मेरे साथ शैया पर सोए थे। और उसके बाद कहती है जो अगले है, और गुरु जी आते हैं, वशिष्ठ कहते हैं, तो कहती है वशिष्ठ से कि तोहरा कहा गुरु मानव, परग पांव चलबे, अयोध्या में बसे डोम चंडाल, अयोध्या न जावे। जो भक्तों के लिए साकेत है, वो स्त्रियों के लिए डोम चंडाल बसने योग्य जगह है। तो भाई समय का अनुपालन तो सबको करना चाहिए। बातें बहुत है, जब चाहे आप बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ ना सकूं, फिर बातें होती रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, वाकई ये बहुत दिलचस्प व्याख्यान था। मुझे जब सर कह रहे थे तो मुझे सारंगा सदाब्रिज की कथा जो है कि याद आ रही थी ना, जिसको कि कृष्ण बलदेव वैद्य ने जो है बदचलन बीवियों का द्वीप करके जो है कि उसको किया। और बहुत सारी बातें, हम ऐसे दौर में आ चुके हैं जहाँ पर सी मेल की कल्पना साकार हो रही है। सी मेल का मतलब ये कि वह पुरुष अगर 25 साल, 30 साल, 15 साल, 20 साल की उम्र जी चुका है और अगर वह स्त्री बनना चाहता है तो मेडिकल साइंस या फैसिलिटी उनको देता है, वो औरत बन सकती है, वो अपना जेंडर चेंज कर सकता है। और कई सारी ऐसी कहानियाँ आजकल आ रही हैं जिसमें कोई एक औरत, कोई पुरुष है जो औरत बन चुकी है और अब वो संतान प्राप्त करना चाहती है और वो जो कि क्लेम करती है जिससे उसकी शादी होती है। तो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, विमर्श के नए आयाम जिसे बोलते हैं, जिसे पोस्ट ट्रूथ कहते हैं, वो वाकई बिल्कुल दहलीज पर कदम रख चुका है। ये बहुत दिलचस्प सेशन था और बहुत सारी बातें हैं। हरदौल की जो कथा है उसके कितने सारे संस्करण दिखाई देते हैं। ग्रीन ब्रदर ने जो सिंड्रेला की जो कथा का जो संकलन किया है वो पूरे यूरोप में अलग अलग रूप में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। मजे की बात उसमें ये है, ऑफ कोर्स मजे की बात ये है कि लेकिन सभी जगह उसका उद्धार एक पुरुष ही करता है, वो चाहे यूरोप हो चाहे एशिया हो या कोई हो। हांची में नहीं है, हांची में उसकी बहन कर रही है। अच्छा, तो मेरे जहन में नहीं आया, मैं फेरी टेल जो ग्रीन की जो किताब है उसके हवाले से कह रहा था। एनीवे, यही तो टॉर्च अपनी लगाइए। तो खैर बहुत दिलचस्प सेशन रहा और मुझे लगता है सुनार साहब दिख रहे हैं और मैं शायद सही उतरा हूँगा आपकी कसौटी पर। तो ठीक है, अब ये सेशन समाप्त होता है। आप सारे खवातीन यहाँ पर उपस्थित रहे, आप सभी लोगों ने इतनी मोहब्बत के साथ इसको सुना, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सर को मैं दावत देता हूँ किस तरह आए और मैं इसको सुनाऊँ।